हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश यूट्यूब हिंदी चैनल। यहाँ पर हम लेके आते हैं वीकली जेई के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट मिल सकता है, राइट। और इसी के साथ इस सीरीज़ में इस बार हम लेके आए हैं केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन A2 गिव्स 2A। यहाँ पर अपने पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए दे रखा है K1 और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दे रखा है K-1, ठीक है ना। द एक्सप्रेशन फॉर dA/dt, देखो dA/dt जो हमारे पास होता है ये बेसिकली हमारे पास रेट ऑफ A है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब हमें A की जो रेट है उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक। जब आपके पास रिवर्सेबल रिएक्शन होती है और सिंपल रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन उसको अगर अपने को बोला गया है तो ऐसे में हमारे पास क्या होता है, जो ओवरऑल रेट होती है, ओवरऑल रेट हमारे पास होती है RF माइनस RB, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट। फॉरवर्ड के लिए अगर अपन बात करेंगे तो फॉरवर्ड के लिए हमारे पास हो जाएगा K1 A2, राइट। और बैकवर्ड के लिए हमारे पास हो जाएगा K2 तो यहाँ पर अपने को दे नहीं रखा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास K2 को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि मान लीजिए K2 जो है हमारे पास वो K-1 के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक। तो वो आ जाएगा स्क्वायर। तो अगर अपन यहाँ पर इफेक्टिवली ओवरऑल रेट ROR लिखेंगे तो वो हो जाएगा K1A2 माइनस K-1 A⁻², ठीक है। अब ये तो हमारे पास ओवरऑल रेट आई। ओवरऑल रेट में अगर हम रिलेशन देखेंगे ए की रेट का तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 dA/dt, ठीक है ना, 1/2 dA/dt। तो यहाँ से dA/dt अगर अपन निकालेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी dA/dt की। तो dA/dt विल बी इक्वल टू 2K1 A2 माइनस 2K-1 A⁻², ठीक। ज़रा चेक कर लीजिए भैया अपने पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सेकंड ऑप्शन अपने को करेक्ट आंसर मिल रहा है, 2K1 A2 माइनस 2K-1 A⁻², ठीक। ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। If a reaction follows the Arrhenius equation, the plot ln K versus 1/RT gives the straight line with a gradient minus y unit, ठीक। ग्रेडियंट का मतलब हमारे पास होता है स्लोप, ढाल, ठीक है ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट, यदि कोई अभिक्रिया आरएनए समीकरण का अनुसरण करती है तो ग्राफ ln K वर्सेस 1/RT एक ग्रेडियंट माइनस वाई इकाई के साथ सीधी रेखा देता है, तो अभिकारक को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो इक्वेशन होती है पहले उसकी बात कर लेते हैं। ln K बराबर हमारे पास होता है ln A माइनस EA/RT, ठीक। ये हमारे पास जो है y एक्सिस पे हम ले रहे हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने बोला है ln K वर्सेस 1/RT, ठीक। 1/RT पूरा जो हमारे पास है वो किस पे आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C, और ये जो हमारे पास है M। तो भैया यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप ग्रेडियंट जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस है, और हमें दिया हुआ कितना है, माइनस का y। तो अगर हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली दैट कम्स आउट टू बी क्या, EA। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट, अभिकारक को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो भैया कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है, y। तो भैया y यूनिट से हमें रिक्वायर्ड होगी। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करते हैं। द रिएक्शन 2x गिव्स B इज अ 0th ऑर्डर रिएक्शन, बता रखा है क्वेश्चन के अंदर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज 0.2 m, द हाफ लाइफ इज 6 hours व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज 0.5, ठीक है। अगर अपने पास यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 दे रखी है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट्स फाइनल कंसंट्रेशन टू 0.2 m विल बी, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी, राइट। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास रिएक्शन क्या दे रखी है,
हमारे पास रिएक्शन दे रखी है 2x गिव्स b, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं AT बराबर A0 माइनस KT, तो ये तब लिखते हैं जब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का 2 हो गया, तो वहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2x के बराबर आएगी, हाँ या ना, राइट। क्योंकि डिसोसिएट कितना होगा, अगर मैं इनिशियल इसका ले लेता हूँ A0, राइट, 0 टाइम पर, आफ्टर टाइम t ये कितना हो जाएगा, A0 माइनस 2x, तो ये अपने पास बनेगा x। तो अब मुझे बताओ, आपके पास जो A0 माइनस KT ये तब आता था जब आपके पास स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हुआ था। तो अब यहाँ पर अपने पास 2x आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2KT, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अपने पास जो एक्सप्रेशन चलेगी वो ये चलेगी AT बराबर A0 माइनस 2KT, ठीक। अब अगर हम बात करें यहाँ पर अपने को टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है हाफ लाइफ टाइम, वो दे रखा है 6 आवर्स, ठीक। तो यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। और जो अपने पास AT की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, AT की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी A0/2, ठीक है। अब अगर अपन ने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ जो उठा के यहाँ रख दी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, A0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन वो हमें दे रखा है कितना, 0.2, ठीक। और अपने पास टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमारे पास दे रखा है 6 आवर्स, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास जो टी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास 2 डिवीजन में है और साथ में 2 और आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर 2KT चल रहा है। तो अपने पास ये आ जाएगा वैल्यू, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे कितनी आ गई, 1/120, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास K की वैल्यू आ रही है, ठीक। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो K की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आती है मोल पर लीटर पर आर, यहाँ पे आर के अंदर चल रहेगा, ठीक है ना। अब बोला है आपको क्या कि आपको अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 ले ली तो 0.5 से 0.2 पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो हम वापस एक्सप्रेशन लिख देते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास AT बराबर कितना हो जाएगा, A0 माइनस 2KT, ठीक है ना, ये रहेगा। इस बार हमें T निकालना है, K की वैल्यू चेंज नहीं होती कंसंट्रेशन के साथ, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2KT बराबर A0 ये दे रखा है इनिशियली 0.5, AT हमारे पास फाइनल दे रखा है 0.2, ठीक। तो यहाँ से अगर अपन T निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय K, तो वो कितना हो जाएगा, 1/120, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपने पास कितना आ रहा है, 18 आवर्स, ठीक है ना। तो हमारे पास 18 घंटे लग जाएंगे रिएक्शन को 0.5 से 0.2 पहुंचने के लिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया जरा चेक करें, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। बोला गया इसके अंदर डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स एग्जिबिट अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर, ठीक है ना। हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स इंटू 2.5 माइक्रोग्राम, ठीक है। एक अपने को अभिक्रिया दे रखी है, एक्स का अपघटन 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर की दर से दर स्थिरांक प्रदर्शित करता है। यहाँ पे के का मान दे रखा है 5 माइक्रोग्राम एक्स को 2.5 माइक्रोग्राम में विघटित होने में कितने वर्ष लगेंगे, ये पूछा है अपने से, ठीक है ना। तो अपन जरा एक बार गौर करें के की यूनिट पर, ठीक है ना। तो जो अपने पास के दे रखा है उसकी वैल्यू अपने पास है 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर, ठीक है ना। तो भैया ये अपने पास क्या आ रहा है, ये अपने पास अगर अपन देखें मास के टर्म में तो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ये जीरो ऑर्डर को रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ रही है। अब अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास आ रही है तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, इनिशियल आपको दे रखा है कितना, 5 माइक्रोग्राम, ठीक। और फाइनल अपने को दे रखा है कितना, 2.5 माइक्रोग्राम। अब मुझे बताओ ज़रा, जो इनिशियल लिया था क्या उसका आधा कर दिया क्या, ठीक है। तो यहाँ पर अपने से पूछने क्या जाता है, हाफ लाइफ टाइम, कि भाई कितना समय लगेगा, कितना वर्ष लगेगा, ठीक। तो अगर अपन टी हाफ निकालते हैं जीरो ऑर्डर के लिए तो वो कितना हो जाता है, A0/2 के, ठीक है। तो सीधा सीधा बस वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अंदर और कुछ नहीं। तो यहाँ पर अपने पास A0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2, के अपने पास कितना है 0.05, ठीक है।
ये वैल्यू अपने पास गिवन है। तो यहाँ पर अगर अपन ने इसको सॉल्व करा तो ये हमारे पास कटा, ठीक है। तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आए वो कितनी आई, 50 ईयर्स, ठीक है। ये अपने पास 50 ईयर्स रिक्वायर्ड होंगे इसको 5 माइक्रोग्राम से 2.5 माइक्रोग्राम में पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या बता रखा है, फॉर ए रिएक्शन स्कीम ए गिव्स बी गिव्स सी, है ना। ए बी में, बी सी में कन्वर्ट हो रहा है। इनके लिए रेट कांस्टेंट K1 K2 अपने को दे रखा है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0, देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन, ठीक है ना। एक अभिक्रिया अपने पास है ए से बी, बी से सी, जिसके लिए अपने पास दर नियतांक K1 और K2 दे रखा है। यदि बी के बनने की दर अपने पास 0 हो तो भैया अपने पास सांद्रता कितनी होगी, ठीक। अब देखो गौर करें जरा, ए अपने पास क्या कर रहा है, बी को बना रहा है, बी अपने पास क्या कर रहा है, वापस सी को सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे कि भैया बी की नेट अपने पास जो रेट है वो कितनी आएगी, कि जिस रेट से अपने पास ये ए में कन्वर्ट हो रहा है और ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, इनके डिफरेंस के, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास आर ए माइनस आर बी हो जाएगा। तो अगर अपन बी की नेट रेट देखेंगे कि भाई कितने हो जाएगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा ए की रेट, ठीक है, वो हो जाएगी K1 है, माइनस जो हमारे पास बी की रेट हो जाएगी वो हो जाएगी K2B, ठीक। अब ये नेट रेट किसकी चल रही है, ये बी की चल रही है। अब आपने को क्या बोला है कि आपके पास जो बी के बनने की दर है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0। तो ये जो हमारे पास रेट है बी की वो हमें 0 कर देना है, ठीक है ना। तो अगर अपन ने 0 करा तो बताइए ज़रा वैल्यू क्या आएगी हमारे पास निकल के, K1A इज इक्वल्स टू K2B। यहाँ से हमसे पूछा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो जो बी की कंसंट्रेशन आएगी वो अपने पास आ जाएगी K1/K2 इंटू ए, ठीक है। तो अपन से पूछा यही गया था बी की कंसंट्रेशन, बी की सांद्रता। तो वो देख लीजिए, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन में मैच कर रही है, थर्ड ऑप्शन में मैच कर रही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपने को दे रखा है, अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन अ इंटरनल वुंड ग्रोज एज N-T, राइट, जिसकी वैल्यू अपने को दे रखी है N0 एक्सपोनेंट T, एक्सपोनेंट मतलब e raised to the power T, ठीक है ना। वेयर द टाइम T is in hours, the dose of antibiotic takes orally needs 1 hour to reach the wound. Once it reaches there, the bacterial population goes down to as dN by dt is equals to minus 5n square. What will be the plot of n0 by n versus T after 1 hour? 1 घंटे बाद अपने पास जो प्लॉट होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आंतरिक घाव में जीवाणु संक्रमण N-T जो अपने पास है N0 e raised to the power T के रूप में बढ़ता है, जहां समय T घंटों में होता है। मौखिक रूप से ली गई एंटीबायोटिक की एक खुराक को घाव तक पहुंचने में 1 घंटा समय लगता है, राइट। एक बार जब ये वहां पहुंच जाता है तो बैक्टीरिया की आबादी dN बाई dt माइनस 5n स्क्वायर के रूप में कम हो जाती है। तो N0 बाई n वर्सेस T का ग्राफ 1 घंटे के पश्चात क्या होगा। तो 1 घंटे से अपने को स्टार्ट करना है, मतलब मिनिमम वैल्यू 1 घंटे पर लेनी है और मैक्सिमम वैल्यू अपने को n तक अपने को लेके जानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन जरा देखें। सबसे पहले जो आपके पास N-T आ रहा है अपने पास, N- अपन इसको ले लेते हैं, वो अपने पास कितना दे रखा है N0 e raised to the power T। तो हम लोअर लिमिट लगा लेते हैं, टाइम T इज इक्वल्स टू कितना 1 आवर, ये अपने को लोअर लिमिट में लेना पड़ेगा। तो आपके पास जो N- की वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी N0 e, ठीक है ना। ये लोअर लिमिट हमारे पास आ गई है, ठीक। अब अपने को क्या बोल रखा है, जो हमारे पास बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो ग्रो होता है, ठीक है ना, उसकी जो रेट है वो डिक्रीज होने की जो रेट है वो dN बाय dt, ये वैल्यू हमारे पास आती है 5n स्क्वायर, ठीक है ना। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करें तो भाई यहाँ पर n स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं और 5d माइनस का यहाँ पर रह जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो इंटीग्रेशन कर लें, इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट आपके पास क्या चलेगी, लोअर लिमिट हमारे पास आ रही है N0 e, ठीक है, और अपर लिमिट वो हम मान लेते हैं कितना n, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर टाइम की देखेंगे लिमिट तो भैया ये 1 आवर से चलेगा कितना तक, t तक, है ना। तो ये हमारे पास 1 से चलेगा t तक, ठीक। तो इसको अपन 1 कर देते, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अपन ने करा तो भैया dx बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है 1 बाय n, ठीक है ना, माइनस का हो जाएगा, राइट। और आगे अपने पास जो लिमिट आ रही है वो N0 e आ जाएगा
और ऊपर अपने पास अपर लिमिट कितनी है n, ये हमारे पास माइनस का 5 बाहर और हमारे पास हो जाएगा t, ये 1 से अपने पास कितना हो गया t। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 1/n। ठीक है, इसको अपन सही कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा राइट, अगर अपन ने लिमिट पुट करी तो 1/n माइनस 1/n नॉट, ठीक है, इंटू ई, ये हमारे पास हो जाएगा कितना माइनस का 5t और ये अपने पास कितना आ जाएगा -5। ठीक है ना, लोअर लिमिट हमने रख दी। ठीक है, और माइनस अपने पास बाहर है। ठीक, ये माइनस माइनस चाहे तो हम क्या कर दें, कैंसिल कर दें। ठीक, अब यहाँ पर अपन क्या करें, हमें n0/n उसका ग्राफ देखना है, तो एक काम करें, इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं, तो 5t - 5 प्लस 1/n0 इंटू ई। ठीक है, अब ज़रा देखो यहाँ पर हमारे पास जो n0/n चाहिए, तो भैया अगर n0 अगर हमने एलसीएम ले लिया तो आपके पास एक्सप्रेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी 1/n 5n0t माइनस 5n0। ठीक है, प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/e। ठीक, और पूरे में हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या लिख लिया अलग से n0। ठीक है राइट, 1/n0 यहाँ पर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर कॉमन लेके वैल्यू रख देंगे, ये 1/n0 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब ज़रा एक बात बताइए, अगर n0 अपन उधर ले गए तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या बन गई n0/n इजकल्स टू अपने पास कितना आ जाएगा 5n0t प्लस 1/e माइनस 5n0। ठीक है राइट, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो भैया यहाँ पर अपने पास ये वैल्यू हम कहाँ ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे, ये टी हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो वाई बराबर अपने पास क्या हो गया mx और ये इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया। तो ये कौन सी इक्वेशन होती है, ये लीनियर। ठीक है, ये अपन 1/e माइनस 5n0 इसको अपन इंटरसेप्ट मान लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास जो ग्राफ आना चाहिए वो लीनियर ग्राफ आना चाहिए। ज़रा चेक कर लेते हैं अपन कौन सा लीनियर ग्राफ देख रहे थे। ठीक, तो हमें एक ही दिख रहा है लीनियर ग्राफ। ठीक है, विद पॉजिटिव स्लोप, वो कौन सा दिख रहा है n0/n, ये वाला सेकंड ऑप्शन अपने को दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रखा है, फॉर द रिएक्शन ऑफ H2 विद I2 द रेट कांस्टेंट इज 2.5 इंटू 10⁻⁴ डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। देखने से पता लग गया कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है ना, ये 327 पे अपने पास इतना रेट कांस्टेंट दे रखा है और 527 पे हमारे पास जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू दे रखी है 1 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। ठीक, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इन किलो जूल। ठीक है, अपने से एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास यहाँ पर K1 वैल्यू दे रखी है कितनी, K1 अपने पास दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁴। K2 हमारे पास दे रखा है कितना 1। ठीक, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है RNS इक्वेशन लॉग ऑफ K2/K1 बराबर E अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये जो वैल्यू अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 1/2.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक, E अपॉन 2.303 R की वैल्यू, क्योंकि हमें किलो जूल में निकालनी है एक्टिवेशन एनर्जी, तो हम कितने रखेंगे 8.314 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन के लिए अपन इसको 25/3 भी रख सकते हैं। ठीक है ना, अब टेम्परेचर 327 में अपन 273 अगर ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 600, तो ये 1/600। और अगर अपन यहाँ पर 527 तो भैया ये सीधा सीधा 800। ठीक है, अगर अपन ने इसकी वैल्यू को सॉल्व करा तो बताओ ज़रा, ये अपने पास 10⁻⁻4 ऊपर गया तो 10⁻4 हो गया, डिवाइड बाई 2.5, तो भैया लॉग के अंदर वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी लॉग 4000। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो ये वैल्यू अगर अपन ने इधर मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो जाएगा 2.303 इंटू अपने पास 8.314 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस, एलसीएम लिया हमने भैया तो हो जाएगा 200
और बटे में कितना आ जाएगा 600 इंटू 800, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब इसको भी उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो हमारे पास log 4000 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, log 10⁻³ प्लस log 4 की वैल्यू 0.6 और 10⁻³ को अपन क्या लिख सकते हैं, केवल 3। तो भैया वो तो वैल्यू हो गई 3.6, ठीक, इंटू 10⁻³ इंटू अपने पास कितना आ जाएगा 2.303 इंटू अपने पास कितना आ रहा है 8.314, ठीक है, और साथ में हमारे पास कौन आ रहा है 600 इंटू 800 बटे में हमारे पास कितना आ गया 200, ठीक। अब इसको अपन अगर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो भैया ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ई ए के बराबर, ठीक है। तो लगभग ये 165.9 या 7 किलो जूल पर मोल ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, जिसको अगर अपन अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 166 किलो जूल पर मोल बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आपको यहां पर बता रखा है log ऑफ माइनस dA/dt बराबर log ऑफ 10 dB/dt प्लस 0.3, राइट, A एंड B विल रिप्रेजेंट, ठीक है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर पहले जो आपके पास स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है x और y, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भैया चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास log ऑफ माइनस dA/dt बराबर log ऑफ dB/dt, ठीक है। 0.3010 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log 2 लिख सकते हैं, ठीक है। log के अंदर दो वैल्यूज अगर अपने पास इस तरीके से ऐड होती हैं तो बताओ जरा, क्या यहां पर अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, log ऑफ dB/dt, ठीक है ना, इंटू 2। अगर एडिशन में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे मल्टीप्लाई एडिशन में आ जाता है तो भैया एडिशन विल बी कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, ठीक। अब एंटी लॉग ले लें, तो एंटी लॉग लेंगे तो अपने पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का dA/dt, और अगर इसका एंटी लॉग लेंगे तो भैया ये आ जाएगा 2 अपने पास dB/dt, ठीक है ना। तो ये अगर अपन उधर ले गए तो 1/2 माइनस का dA/dt, ठीक है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा dB/dt। तो इसका मतलब जो x वैल्यू अपने पास आ रही है वो कितना हो गया 2, और y वैल्यू जो आ रही है वो कितना हो गया 1। तो आपके पास जो नेट रिएक्शन आएगी वो ये आएगी 2A गिव्स B, है ना। अपने पास इसको शो करेगा करेक्टली, देख लेते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन अगर अपन देखेंगे तो पहले अपने पास रिएक्टेंट था x कितना C2H4, A अपने पास C2H4 था, B अपने पास हो रहा है C4H8। अगर अपन ने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो बताइए जरा C4H8 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो यही अपने पास पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें क्या बता रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/d फॉर 4 डिफरेंट रिएक्शंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दीज रिएक्शन। 4 अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक और 1/t के मध्य ग्राफ प्रदर्शित कर रखा है। इन अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय ऊर्जा के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा। एक बार आप ग्राफ पे जरा नजर देख लें, ठीक है ना। अब यहाँ पे गौर करें कि भैया आपके पास जो ग्राफ है वो किसके अंदर दे रखा है, वो ग्राफ आपको दे रखा है log k वर्सेस 1/t। तो log k वर्सेस 1/t का जो अपने पास इक्वेशन होती है पहले वो लिख लें। तो भैया log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, ये अपने पास इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है जिसमें जो स्लोप हमारे पास आ रहा है 1/t अगर अपन ने लिया है x एक्सिस पे तो स्लोप हमारे पास आएगा माइनस का e अपॉन 2.303 r, ये वैल्यू आ रही है। मतलब 2.303 और r ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, केवल और केवल कौन वेरी करेगा, ई ए। जैसे जैसे ई ए की वैल्यू बढ़ेगी तो भैया नेगेटिव में हमारे पास स्लोप बढ़ता जाएगा, नेगेटिव में स्लोप अगर अपने पास बढ़ता जाएगा तो भैया अपने पास जो ग्राफ है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट होता जाएगा, या यूँ कहें कि भैया अपने पास नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स की तरफ चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन चेक करें कि भैया सबसे ज़्यादा नेगेटिव में स्लोप किसका आ रहा है, तो सी का सबसे ज़्यादा स्लोप हमें यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। उससे कम हमारे पास किसका आ रहा है नजर, ए का। उससे कम हमारे पास किसका नजर आ रहा है नेगेटिव में, बी का, और सॉरी डी का, और अपने पास बी का क्या आ रहा है सबसे कम। तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का भी ऑर्डर यही चलेगा, ठीक है ना। आपके पास ईसी सबसे ज़्यादा, ठीक है ना,
उससे कम हमारे पास कौन हो जाएगा EA, उससे कम हमारे पास कौन हो जाएगा ED, और सबसे कम हमारे पास कौन हो जाएगा EB। ठीक है, तो देख लीजिए भैया अपने पास क्या आ रहा है, EC सबसे ज़्यादा, EA उससे कम, EB ED और कम, और EB सबसे कम। कौन सा ऐसा ऑप्शन अपने पास नजर आ रहा है, सेकंड ऑप्शन, तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अपने को रिएक्शन दे रखी है, ए गिव्स प्रोडक्ट 700 केल्विन पर दे रखा है, और ए गिव्स प्रोडक्ट विद कैटलिस्ट 500 केल्विन पर अपने को दे रखा है। ठीक है ना, अब क्या बता रखा है इन्फॉर्मेशन वो अपन पढ़ ले। इट वॉज फाउंड दैट द EA इज डिक्रीज बाय द 30 किलो जूल पर मोल इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, है ना। जैसे अपन ने कैटलिस्ट ऐड करा तो आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो गई, कितने से, 30 किलो जूल। मैं मान लेता हूं कि भैया इसकी जो EA है, ठीक है ना, उसको अपन EA1 नाम दे देते हैं, ठीक है, या फिर EA नाम दे देते हैं, और इसको अपन दे देते हैं EA डैश। ठीक है, अब जो इनके लिए डिफरेंस आ रहा है EA माइनस EA डैश, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 30 किलो जूल का। ठीक है, तो ये अपने पास 30 किलो जूल का डिफरेंस आ रहा है। अब यहां बोला गया है, इफ द रेट रिमेन्स अनचेंज देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन इज, ठीक है ना, अज्यूम ए इज सेम। आपको रेट सेम रखना है, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा, रेट फिर भी सेम रखना है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या रखनी है, सेम रखनी है। ठीक है ना, तो मतलब K1 बराबर K2 हमें करना है, और अगर लॉग के टर्म्स में अपन करना चाहें तो सीधे सीधे अपन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। राइट, तो हमारे पास EA माइनस EA डैश, इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 30 किलो जूल। ठीक है ना, ये अपन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अपन EA डैश की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो कितना आ जाता है, EA माइनस 30। ठीक, अगर अपन पहले लिखेंगे log K1, ठीक है, अगर log की वैल्यू हमारे पास सेम है, मतलब अगर अपने पास K1 सेम है तो भैया log भी अपने पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये हमारे पास EA आ रहा है अपॉन 2.303 RT1, ठीक है ना। log ऑफ K2 बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, log ऑफ A माइनस EA डैश अपॉन 2.303 RT2। ठीक, अगर अपन ने बोला दोनों को हमें बराबर कर देना है, ठीक, तो अगर अपन यहाँ पर इन दोनों को बराबर करेंगे तो log A माइनस E अपॉन 2.303 RT1 बराबर log A माइनस E डैश अपॉन 2.303 RT2। ठीक, तो भैया log A से log A कट गया। ठीक, हमारे पास ये माइनस से माइनस कट गया, 2.303 से 2.303 R से R कट गया। ठीक है, तो हमारे पास अब जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, EA अपॉन T1 इजिकल्स टू EA डैश अपॉन T2, ये आ रही है। राइट, तो EA अपने पास T1 कितना दे रखा है, 700। EA डैश की वैल्यू क्या अपन यहाँ पे रख सकते हैं, क्या रख दीजिए, EA माइनस 30, ये अपने पास T2 कितना दे रखा है, 500। ठीक, अब यहाँ से अगर अपन ने सॉल्व करा तो ये 5EA, ये अपने पास 7EA, 7 कितना होता है 21, तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 2EA बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 210। तो EA की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 210/2। ठीक है ना, तो वो कितना आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, 105 किलो जूल। ये तो EA आई। अब हमसे पूछा क्या है, इफ द रेट रिमेन अनचेंज देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन, मतलब हमसे पूछा EA डैश, हमसे EA डैश पूछा गया है। तो EA डैश हमारे पास कितना होता है, EA माइनस 30, तो EA की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 105 माइनस, अगर अपन इसको सॉल्व करें तो भैया वो कितनी हो जाएगी, 105 माइनस 30, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 105 माइनस 30, तो ये कितना आ गया, 75 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, तो भैया देखो ज़रा, अगर अपन से पूछा जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो भैया अपने पास फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को बता रखा है कि आपके पास अलग अलग रिएक्शंस है, A गिव्स P1, B गिव्स P2, C गिव्स P3, D गिव्स P4। ठीक, अब क्या बोल रखा है, द ऑर्डर ऑफ द अबव रिएक्शंस आर A, B, C एंड D रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, इन सब रिएक्शंस के लिए ऑर्डर अपने को दे रखा है। द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड व्हेन द लॉग रेट वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन आर प्लॉटेड अमंग द फॉलोइंग।
द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो मुझे बताओ अगर मैं बोलूं कि कोई nth ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसके लिए अपन एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, रेट लॉग की, ये लिखेंगे r बराबर के a रेज़ टू द पावर n। मैंने बोला इसका लॉग ले लीजिए, रेट का अपने पास लॉग आएगा, तो लॉग r बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग के डायरेक्ट सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं भाई, पावर में अपने पास आगे चल जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, लॉग है, ये अपने पास कंसंट्रेशन हो गई, ये हमारे पास रेट हो गई, तो ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास mx हो गया, ये हमारे पास c हो गया। तो y बराबर mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्लोप जो इसका दे रखा है अपने पास वो कैसा दे रखा है, स्लोप इसका आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि n वैल्यू अपने को बता नहीं रखा है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है ना, ऑर्डर सारे के सारे पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। अब बताओ ज़रा कि भाई यहाँ पर अपने पास सबसे ज़्यादा स्लोप जिसका होगा, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा n वैल्यू होगी उसी का अपने पास जो स्लोप होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देखिए, बताइए ज़रा, यहाँ पर अपने पास सबसे ज़्यादा स्लोप किसका आ रहा है, डी का, तो इसका ऑर्डर अपने पास सबसे ज़्यादा, बी का स्लोप उससे कम आ रहा है तो इसका ऑर्डर उससे कम, ए का स्लोप अपने पास और कम आ रहा है तो उसका ऑर्डर और कम, और सी का स्लोप सबसे कम आ रहा है तो मतलब सी का ऑर्डर सबसे कम। तो भैया इनके जो ऑर्डर थे वो कितने थे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। तो आपके पास जो इनके ऑर्डर का ऑर्डर आएगा तो वो आ जाएगा क्या, डी सबसे बड़ा, देन बी, देन ए, देन सी। ठीक है, तो डी बी ए सी, डी बी ए सी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहे इंटीजर टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें अपने को इंटीजर में आंसर निकालना है। ठीक है ना, और आंसर हमें बताना है। अपने पास क्या दे रखा है क्वेश्चन, सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ विद अ हाफ लाइफ 3.33 आवर्स, है ना, घंटे में दे रखा है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 9 hours the fraction of the sucrose remain is f, then the value of log 1 by f is right dash into 10 to power minus 2। ये बता रहा है 25 डिग्री पर 3.3 घंटे की अर्धायु के साथ प्रथम कोटि की दर नियम का पालन करते हुए सुक्रोज को एसिडिक घोल में सुक्रोज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के जलीय अपघटन किया जाता है। 9 घंटे के बाद शेष सुक्रोज का जो प्रभाज है वो f हो गया, तो log 1 by f का मान अपने को इसमें बताना है। ठीक है, चलो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, ज़रा अपन देखें, यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो अगर कर रहा है तो आप मुझे बताइए क्या हमारे पास जो k की एक्सप्रेशन होती है, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a नॉट बाय AT, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। अब मेरे को हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, तो भैया मुझे एक बात बताओ, हाफ लाइफ टाइम अपने पास क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303, हाफ लाइफ की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 3.33, राइट। लॉग के अंदर अपने पास इनिशियल अपने पास a0 हो जाता है, फाइनल अपने पास a0 बाई 2 हो जाता है, तो भैया log 2 होता है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। तो डायरेक्टली अपन ने सॉल्व करके रख दिया। रेट कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास कंसंट्रेशन चेंज करने पर होती नहीं है चेंज। ठीक, तो भैया यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, अगर अपन 9 घंटे बाद की बात करें तो 2.303 अपॉन 9 लॉग ऑफ इनिशियल अपन ने फ्रैक्शन के अंदर निकालना है, राइट, वो कितना मान लिया 1, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी f के टर्म में। ठीक, अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास log 1 by f की जो वैल्यू आएगी इसको ले गए अपन 0.3, ठीक है, इंटू 9 अपॉन 3.33। ठीक है, तो भैया अगर अपन ने इसको सॉल्व करा तो ये हमारे पास 1.11 को अगर अपन ने 9 से डिवाइड करा तो 8.1 अपने पास कुछ आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है अभी, क्योंकि 10 नीचे था एक, तो इसको अगर अपन 10⁻² की टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 इंटू 10⁻²। तो भैया ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये log ऑफ 1 by f की वैल्यू वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर कौन से क्या आ जाएगा, 81। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या बता रखा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय द 5 टाइम्स ऑन इंक्रीज in the temperature from 27 degree Celsius to 52 degree Celsius, then the value of the activation energy in kilojoule। ठीक है, आपके पास क्या बोल रखा है, K1 राइट और K2,
अगर अपन इनमें रिलेशन बात करें तो भैया T1 अपने पास मतलब 25 डिग्री अगर अपन बात करें तो अपने पास सॉरी 27 डिग्री, तो भैया हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है ना। और T2 अगर अपन ले रहे हैं तो वो हो जाएगा कितना 325 केल्विन, ठीक। उस टाइम पे दे रखा है K2। तो भाई आपको बोल रखा है क्वेश्चन में K2/K1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो भैया ये 5 हो गया। तो लॉग ऑफ अपने पास कितना हो जाएगा, K2/K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R 1/T1, ये कितना हो गया 300, 1/T2 ये कितना हो गया 325, ठीक। यहाँ से अपने पास log 5 की वैल्यू सीधा सीधा अपन कितना लिख सकते हैं 0.7 इंटू 2.303। R की वैल्यू किस में रखना है अपने को, एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है किलो जूल पर मोल के अंदर, तो हमारे पास R की वैल्यू हो जाएगी 8.314 इंटू 10⁻⁻3, ये किलो जूल में हो गई, ठीक। अब यहाँ पे अगर अपन एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 300 इंटू 325, तो ये भी अपने पास ऊपर जाएगा। और डिवीजन में हमारे पास कौन आएगा, डिवीजन में हमारे पास आएगा 25। ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, EA के बराबर, ठीक। अब इस वैल्यू को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है कितना, अप्रॉक्सीमेटली 52 किलो जूल पर मोल, ठीक। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 52 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बता रखा है आपको एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन X गिव्स Y हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 30 किलो जूल पर मोल इफ द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब आपको एंथैल्पी चेंज दे रखा है -20 किलो जूल, देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। आपको पता होगा कि भैया जो अपने पास डेल E मतलब यहाँ पे एनर्जी के टर्म में अपन ने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो वो किसके बराबर होता है, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर बात करेंगे तो ये वैल्यू हमें दे रखी है -20, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है किलो जूल में, राइट। फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास कितनी दे रखी है, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी हमें दे रखी है 30, ठीक है ना। और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है, तो EA बैकवर्ड हमारे पास कितना हो जाएगा 30 + 20 बोले तो कितना 50 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। तो ये हमारे पास 50 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या बोल रखा है इसके अंदर, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 80.9 किलो जूल पर मोल then the fraction of molecule at 700 Kelvin having the enough energy to react to form the product is e raised to the power -x, then the value of x is, ठीक है ना। आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू EA इक्वल और ग्रेटर देन, तो वो कितना होता है भैया e रेज टू दी पावर -EA/RT, ठीक है। और वो हमें यहाँ पर दे रखा है कितना, वो दे रखा है हमें e रेज टू दी पावर -x, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसका मतलब आपके पास पावर्स को कंपेयर करना है, तो -EA/RT बराबर हमारे पास क्या हो गया -x। तो x की वैल्यू हमसे पूछी है, तो EA/RT ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना। EA की वैल्यू अपने पास कितने दे रखी है 80.9, ठीक है। R की वैल्यू हमारे पास कितनी है किलो जूल के अंदर 25/3 इंटू 10⁻⁻3, और टेम्परेचर हमें दे रखा है कितना 700, ठीक। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है कितनी 14, ठीक है ना, 14, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 14 आती है, राइट। एग्जैक्टली 14 नहीं आती, 13.9 वैल्यू आती है। तो भैया अगर अपन इसे सॉल्व कर लेंगे और नियरेस्ट इंटीजर में हम लेंगे तो 14 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो अपन ने डिस्कस करे। अभी आप बने रहिएगा और फिजिक्स के भी क्वेश्चंस यहाँ पर सर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आई एम गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। तो एक बार मैं फिर से आपका जेई मेल में स्वागत करता हूं, और आज हम फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक मैटर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहां पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पे हमें बोला गया है पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना i कैप प्लस 3j कैप एंड इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
किसी पॉइंट पे वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका के कैप मतलब जेड एक्सिस के अलोंग है, ओके ना। और पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड उसी पॉइंट पर कितना ये प्रोड्यूस कर देगा, ओके। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, मतलब पार्टिकल से जो पॉइंट होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग ही रहा होगा, ओके। तो मैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पार्टिकल की वजह से क्या लिख सकता हूँ, जेड एक्सिस के अलोंग, वो जेड एक्सिस के पैरेलल रहा होगा डिस्टेंस, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ वहाँ पर के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा, है ना, और ये डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, जेड एक्सिस के अलोंग। तो इसका वैल्यू हमें कितना दिया हुआ था, 2k इक्वल, ओके, 2k के दिया हुआ था, जेड एक्सिस के अलोंग है, तो ये 2 उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिखेंगे, उस पार्टिकल की वजह से, मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से, वो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब, और वी वेक्टर हमें दिया हुआ है और आर वेक्टर आपको पता है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, और वी वेक्टर हमारे पास क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस 3j कैप, तो ये आई कैप प्लस 3j कैप, और ये आर वेक्टर और यहाँ से एक आर ले लिया तो ये आर कैप बन जाएगा, तो आर कैप हमारा क्या हो जाएगा, के कैप के अलोंग, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के कैप के अलोंग है, तो आर वेक्टर भी उसी के अलोंग होगा, और नीचे क्या मिल जाएगा हमें, आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर का वैल्यू, और के क्यू बाई आर स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्यू अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2 बाई के इक्वल, है ना। और यहाँ से मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का जे कैप, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3 जे क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा हमारे पास आई कैप के इक्वल। तो के को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, के को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया हमारे पास 3 आई कैप माइनस जे कैप, तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप, है ना, और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सी स्क्वायर का इन्वर्स है, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/c स्क्वायर, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप अपॉन सी स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया गया है, स्टडी करंट आई फ्लोज इन अ स्मॉल स्क्वायर लूप हमें दिया हुआ है ऑफ साइड लेंथ एल हमें यहाँ पे बोला गया है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके ना। द लूप इज़ नाउ फोल्डेड अबाउट इट्स मिडल, तो वो अपने बीच में से उसको हम मोड़ देते हैं, सच डेट हाफ ऑफ द इट्स लाइज इन वर्टिकल प्लेन, तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल में था तो आधे को हमने ऐसे मोड़ दिया है, तो आधा हॉरिजॉन्टल में रह जाएगा आधा वर्टिकल में हो जाएगा, तो नया जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो μ2 के बराबर है, जो पुराना था पहले जब ये सीधा था तो वो μ1 के बराबर है, तो हमें μ1 बाई μ2 का वैल्यू यहाँ पर देखना है कितना हो जाएगा। तो देखते हैं, तो स्क्वायर लूप था एल लेंथ का, तो इसके लिए जब आप मैग्नेटिक मोमेंट लिखो करंट आई फ्लो कर रहा है तो μ1, तो वो हम क्या लिखते थे आई इंटू एरिया, तो आई और एरिया हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर। अब सेकंड केस में हमने क्या किया, आधे पार्ट को तो हॉरिजॉन्टल ही रहने दिया है बट आधे पार्ट को हमने थोड़ा वर्टिकल कर दिया है ना, इस तरीके से, तो ये कुछ वर्टिकल हो गया हमारे पास इस तरीके से, आधा पार्ट हॉरिजॉन्टल में रह गया आधा पार्ट वर्टिकल हो गया। तो यहाँ पे हम देखें तो ये आधा पार्ट आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको किस डायरेक्शन में देगा, इस डायरेक्शन में, और आधा देगा इस डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर, तो ये वाला आधा पार्ट जो होगा वो आएगा हमारा आई कैप के अलोंग, और ये वाला जो आधा पार्ट आएगा वो आएगा माइनस जे कैप के अलोंग। तो यहाँ पे ये लेंथ भी हमारी आधी लेनी पड़ेगी L/2, ये L, ओके, दोनों लूप्स के लिए। तो इस पहले वाले पार्ट के लिए और सेकंड वाले पार्ट के लिए, दोनों के लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाए तो वही आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो μ2 वेक्टर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इस ऊपर वाले पार्ट से आ जाएगा हमारे पास आई इंटू एरिया, एरिया हो गया L इंटू L/2, है ना, और ये डायरेक्शन किसके लॉन्ग आ रहा है, माइनस आई कैप के लॉन्ग, तो माइनस आई कैप, ओके। ऐसे ही नीचे वाले पार्ट के लिए हम देखें तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो माइनस जे कैप इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस
अगेन इसके लिए भी एरिया एल इंटू एल बाई टू, बट ये कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस जे कैप के, तो माइनस जे कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये आई इंटू एल स्क्वायर बाई टू कॉमन आ गया, ये बचेगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट मीन्स √2। तो ये हो गया हमारे पास आई इंटू एल स्क्वायर बाय √2, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा μ2 वेक्टर का। ठीक है, अब मुझे इसका रेशियो जो कि ऑप्शन में हमने देखा था पूछा गया है, तो यहाँ से हम देखें तो μ1 बाई μ2 ये हमारे पास हो जाएगा आई इंटू एल स्क्वायर, ये वाला वैल्यू, और μ2 हो गया आई एल स्क्वायर बाय √2, आई एल स्क्वायर बाय √2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2 के इक्वल। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं μ2 0 तो नहीं आया था, दोनों सेम डायरेक्शन में भी नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग आ रहा था यहाँ पर, और ये μ1 बाई μ2 √2 ये हमारा आया हुआ है, मीन्स थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया गया है इसमें बोला गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी हमें दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, है ना, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। और उसके बाद बोला है सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 1 मीटर, है ना, तो ये वायर है हमारे पास सेमी सर्कुलर जिसका रेडियस 1 मीटर है, और इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ना, और उसका सेंटर है ये 2,2,0, मतलब कि सेंटर आपका XY प्लेन में है। तो फोर्स ऑन सेमी सर्कुलर वायर विल बी, तो हमें फोर्स बताना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं ये यूनिफॉर्म है ना, सभी जगह पर। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो हम किसी भी वायर के लिए, वो किसी भी शेप में रखा हो, तो उस पर फोर्स निकालने के लिए हम उसका इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं जो कि उसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के लंग होता है। तो इफेक्टिव लेंथ आपका ये हो जाएगा, मतलब 2r के इक्वल, और डायरेक्शन ये 45 डिग्री पर हो जाएगा क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, और डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके ना, तो ये हमारे पास इसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड हमें पता ही है, करंट का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है ना, 1 एम्पियर के इक्वल, और फिर हमें उस पर फोर्स निकालना है। तो फोर्स हम क्या लिखते थे, फोर्स हम लिखते थे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो होता था आई इंटू एल क्रॉस बी, एल यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ होता है, तो एल हम देख चुके हैं कितना आया था 2r 45 डिग्री पर, तो ये वाला आपका हो जाएगा 2r cos 45 मीन्स √2r, और ये वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा √2r। तो एल इफेक्टिव हमारे पास हो जाएगा √2r आई कैप प्लस जे कैप के इक्वल, है ना, क्रॉस बी। तो बी वेक्टर हमें कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप के इक्वल ये। अब इसको हमें बस सॉल्व कर लेना है तो हमें फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो i j k, तो पहला वेक्टर ये है, तो 1 1 और k कैप नहीं है तो 0, तो 1 1 0। ऐसे इसमें हो जाएगा 3 4 1, तो 3 4 1, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आई कैप 1 माइनस 0, तो 1 ही बचेगा, फिर ये माइनस जे कैप आएगा, तो 1 माइनस 0, तो माइनस जे कैप बचेगा, फिर प्लस के कैप, तो 4 माइनस 3 मतलब +1। तो ये हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा इन दोनों का। ओके, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा √2i इंटू आर, और ये बचा हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो रेडियस हमें 1 मीटर दिया हुआ था, करंट भी हमें 1 के एम्पियर के इक्वल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा √2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो इस सेमी सर्कुलर वायर पे फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शंस अगर हम देखें यहाँ पर, तो √2 सब में आ रहा है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, तो हमारा यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप है, मीन्स जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है अ प्रोटॉन ऑफ मास m एंड चार्ज q, प्रोटॉन दिया गया है जिसका मास m चार्ज q है, एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड b विद अ वेलोसिटी v, है ना, v वेलोसिटी से वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है,
एंगल थीटा पे विद द डायरेक्शन ऑफ बी। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिजल्टिंग पाथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें बताना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से इतना v जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो आपको पता है इस तरह के केस में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ये v परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड के, एक पैरेलल वाला। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसे सर्कुलर पाथ पे घुमाता है, लेकिन उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ओके ना। तो अब यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें बताना है, तो नेट वेलोसिटी तो यही हो गया, तो फोर्स केवल इसकी वजह से लगेगा इस पर, और ये कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास v साइन थीटा। ओके ना, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे ही लगता है, पैरेलल वाले कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं लगता है। ओके, तो फोर्स इस पर ऐसे सर्कुलर पाथ ऐसे कर रहा होगा ये, और साथ ही साथ आगे भी जा रहा होगा, तो फोर्स इस पर सेंटर की तरफ लगेगा, है ना। तो यहाँ से हम देखें तो इस फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, Q इंटू वी क्रॉस बी, और v परपेंडिकुलर वाला तो v साइन थीटा इंटू बी, ये तो फोर्स हो गया, लेकिन हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बाई m, ये आपका जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो v आपका ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, प्लस साथ ही साथ आगे भी जा रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है इसकी वजह से, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो नेट वेलोसिटी है वो तो सेम रहेगा, तो उसके लिए भी एक्सीलरेशन ऐसे ही लगेगा, तो वो एक्सीलरेशन यहाँ पर नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लिखते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है नेट वेलोसिटी जो भी है उसका स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। तो नेट वेलोसिटी आपका पैरेलल और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है दोनों का रिजल्टेंट, तो एक्सीलरेशन आपका v परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर है, तो v रिजल्टेंट के भी परपेंडिकुलर रहेगा नेट वेलोसिटी के भी। तो ये जो हमने एक्सीलरेशन निकाला है ये ऑलरेडी इस v के परपेंडिकुलर है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो v स्क्वायर और ये हो जाएगा q v साइन थीटा b बाई m, m ऊपर आ जाएगा, एक v से एक v कैंसिल, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा एम वी बाय क्यू बी साइन थीटा के इक्वल। ओके, तो अब आंसर चेक करते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो एम वी बाय क्यू बी साइन थीटा मीन्स थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है, मैग्नेटिक मेटर से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है द मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट शुड बी, मतलब आप आर्टिफिशियल मैग्नेट बना रहे हो तो उसके लिए कौन सा मटेरियल आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो ये रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी की टर्म्स में हमें बताना है। तो ये हमने हिस्टेरेसिस कर्व में देखा था कि वो कर्व कुछ इस टाइप का आता है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, यहाँ पे ये एच होता है आपका और यहाँ पे ये आई होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये एच होता है हमारे पास, है ना। तो ये जो जितना ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आप जीरो कर दोगे तो भी उसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म बचा रह जाएगा। तो ये टर्म आपका, ये लेंथ आपका ज़्यादा होना चाहिए उस मेटेरियल के लिए जिसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ओके ना। अब इसको ख़त्म करना है, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो चुका है, ये जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसके अंदर है, इसको ख़त्म करने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता है, उसे बोलते हैं कोर्सिविटी। ओके ना, कोर्सिविटी। तो इतना अगर आप अपोजिट में लगाओगे तो ये बचा हुआ ख़त्म हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। तो अच्छे मैग्नेट के लिए एक तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसमें बचा हुआ जो है वो बहुत ज़्यादा रहे, मतलब रिटेंटिविटी ज़्यादा होना चाहिए, प्लस वो आसानी से ख़त्म ना हो क्योंकि उसे हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करना है। तो कोर्सिविटी का वैल्यू भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने पर ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में आने पर वो उसको जीरो ना कर दे। तो कोर्सिविटी भी ज़्यादा होना चाहिए, रिटेंटिविटी भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे ऑप्शंस में तो हाई रिटेंटिविटी हाई कोर्सिविटी मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या बोला गया है। अ रॉड ऑफ लेंथ एल हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q, है ना, उसके ऊपर चार्ज हमने रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिफॉर्मली सभी जगह। तो उसको हम किसी एक वन एंड के अबाउट कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी f से घुमा रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें यहाँ पर बताना है।
तो अगर चार्ज और मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम तरीके से होता है तो हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम उस सिस्टम के लिए जो होता है वो Q/2m के इक्वल हो जाता है। ओके ना, अगर मास और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट में क्या लिख सकता हूँ, Q/2m ये मास इनटू ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम। तो Q/2m, अब रॉड को अगर वन एंड के अबाउट घुमा दें तो एंगुलर मोमेंटम में क्या लिख सकता हूँ, I एक्सिस इंटू ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, I हमें उसके वन एंड के अबाउट देखना है, तो वन एंड के अबाउट जो I होता है रॉड का वो हम लिख सकते हैं ml²/3। ये रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी उससे हम लिख सकते हैं 2πf, जहाँ पे f आपका नॉर्मल फ्रिक्वेंसी जो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से हम देखें तो 2m तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास बचेगा, ये बचेगा Q/F/L²/3 के इक्वल। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो Q/F/L²/3 मीन्स जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है अ बार मैग्नेट हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट 2.5 जूल पर टेस्ला एंड इज प्लेस्ड in a magnetic field of 0.2 Tesla. Work done in turning the magnet from parallel position relative to the field direction. तो टर्न करना है ना, तो यहाँ पे मतलब ये ऐसे रखा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका ऐसे डायरेक्शन में, तो उससे जस्ट अपोजिट हमें कर देना है। तो उसको उल्टा घुमाने के लिए पूरा, है ना, 180 डिग्री से कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का नेट वर्क डन डेल्टा के। तो पहले भी ये जो बार मैग्नेट था वो रेस्ट पे था और घुमाने के बाद भी रेस्ट पे आ जाएगा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले भी ज़ीरो था, बाद में भी ज़ीरो हो गया, तो चेंज ज़ीरो है काइनेटिक एनर्जी में। तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल होगा वो किसके साथ हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकता हूँ, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, है ना, ये हमारे पास डेफिनेशन होता है। तो माइनस माइनस प्लस डेल्टा यू मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये हमारे पास वर्क डन होगा। और यू पोटेंशियल एनर्जी बार मैग्नेट का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लिखते थे यू को माइनस एम डॉट बी, और या इसको मैग्नेटिक फॉर्म में या इसको लिख सकते हैं एम बी कॉस थीटा। तो इनिशियली बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा इनिशियल हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, और बाद में मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है लेकिन बार मैग्नेट को हमने अपोजिट कर दिया, तो थीटा फाइनल हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। ओके ना। तो मैं यहाँ पे जब इसको पुट करूँगा तो यू फाइनल माइनस एम बी तो बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। तो एम हमें कितना दिया हुआ था यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है 2.5, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.2, तो ये 2.5 इंटू 0.2 कॉस थीटा फाइनल 180 था, मीन्स -1, और कॉस 0 इनिशियल तो ये भी 1, तो -1 तो -2, तो ये -2 के बराबर आ गया, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2.5 मीन्स 1 प्लस में, तो 1 जूल। तो जो वर्क डन होगा यहाँ पे एक्सटर्नल को करना पड़ेगा वो 1 जूल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या बोला गया है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो एक लॉन्ग वायर है जो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड के अलॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है ना। द मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड बी एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स वाला पॉइंट होगा, है ना, एक्स वाई प्लेन में, जेड तो जीरो हो गया, तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो हमें बताना है। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है। तो ये आपका एक्स वाई प्लेन, और जो वायर है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब करंट यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, ये इनफाइनाइट वायर है,
और पॉइंट हमें दिया गया है एक्स कोमा वाई। तो इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है विद वेक्टर। तो ये उसका डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास r। तो मैं r को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, है ना। ये तो हम जानते ही हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट अंदर की तरफ है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा करंट के अलोंग थंब, पॉइंट की तरफ फिंगर्स, तो पाम की तरफ पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर इस डायरेक्शन में रहेगा बी, ओके, क्योंकि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो बी का ये कंपोनेंट कितना आएगा, बी साइन थीटा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। और बी का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा बी कॉस थीटा, जो कि माइनस वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। तो मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में, बी साइन थीटा, ये तो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा माइनस में क्योंकि नेगेटिव एक्सिस के अलोंग है, तो माइनस बी कॉस थीटा जे कैप। तो बी तो मैंने कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। अब साइन थीटा इस वाले ट्रायंगल से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एक्स और ये वाई, है ना। तो बी आपका क्या लिखा जाता है वाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड, वो लिखा जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल, ये लिखा जाता है वायर का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल से परपेंडिकुलर, मतलब वाई अपॉन आर हाइपोटेन्यूस, तो वाई अपॉन आर आई कैप। ऐसे ही कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस एक्स अपॉन आर, तो एक्स अपॉन आर जे कैप, आर कॉमन निकाल लेते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा आर इंटू आर, और ये बचेगा हमारे पास वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप के इक्वल। और आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, है ना। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया विथ डायरेक्शन, ओके। तो अब मैं इसके लिए ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। तो म्यू नॉट आई वाई आई कैप माइनस एक्स जेड 2 पाई, तो ये पहला ऑप्शन ही यहाँ पर मैच हो रहा है हमारा, ओके ना। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है लेकिन कई बार बड़े क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या बोला गया है इसमें। कोएक्शियल केबल, है ना, एक केबल हमें दिया गया है कोएक्शियल, मतलब 2 केबल्स होंगे जिनका एक्सिस सेम है, मेड अप ऑफ 2 कंडक्टर्स, द इनर कंडक्टर इज सॉलिड। तो ये 2 कंडक्टर्स है, तो अंदर वाला कंडक्टर तो ये सॉलिड है पूरा, है ना, और इज ऑफ रेडियस r1, तो अंदर वाले कंडक्टर का रेडियस r1 है, और आउटर कंडक्टर जो है वो होलो है ये वाला, जिसका इनर रेडियस कितना है r2 यहाँ तक, और आउटर रेडियस कितना है r1, ओके ना, r3 के इक्वल, ओके r3 है। तो स्पेस बिटवीन द कंडक्टर इज फिल्ड विद एयर, द इनर एंड आउटर कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसमें करंट अगर इधर जा रहा होगा तो इसमें करंट नीचे जा रहा होगा, ओके ना। देन द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो मैं एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे जब हम जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनमें से किस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो देखते हैं कैसे करना है। तो ये अंदर वाला कंडक्टर पूरा, और ये बाहर वाला कंडक्टर, ओके, ये आगे नीचे पूरा इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो इसमें करंट अगर मान लो ऊपर जा रहा है, आई करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अंदर वाले पॉइंट्स के लिए बात करें r1 तक, तो अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमने सिलेंडर के लिए कितना लिखा था, वो लिखा था म्यू नॉट जे r/2 के इक्वल, है ना। तो यहाँ से हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है तो जे यूनिफॉर्म करंट था, तो ये सब टर्म्स तो कांस्टेंट है, तो करंट r के लीनियरली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जो ग्राफ है इनिशियली लीनियर रहेगा r1 तक, तो इस तरीके से ये r1 तक, है ना। तो ये b और ये डिस्टेंस r। फिर इसके बाद हम बाहर आ गए,
बाहर आने के बाद इस वाले जो आपका होलो सिलेंडर है उसकी वजह से अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा R1 से R2 तक, है ना, ये R2 है, वो केवल इस अंदर वाले सिलेंडर की वजह से होगा। तो उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते थे बाहर वाले पॉइंट्स पे, म्यू नॉट I बाई 2πr, मतलब ये 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हाइपरबोलिक टाइप कुछ ऐसे जाएगा, कहाँ तक, R2 तक। अब R2 से जैसे ही आगे पहुँच जाएंगे हम, है ना, R2 से R3 के बाद, तो R2 से R3 के लिए अगर हम देखें तो ये करंट का वैल्यू बढ़ता जा रहा है ना, तो करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है हमारे पास, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या है, इससे अपोजिट। तो करंट का वैल्यू इतने पार्ट में कम होता जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा करंट है, इसमें भी आई करंट था, तो ऑब्वियसली बात है इतना डिस्टेंस तक पूरा आई करंट तो नहीं आ सकता। तो मैं अगर इसमें पूरा एक लूप मानूँ तो इसमें आई और ये आई इससे कुछ कम रहेगा, तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी। यहाँ पे आते आते ये ज़ीरो हो जाएगा टोटल करंट, है ना, क्योंकि जितना आई ऊपर है उतना ही यहाँ पे नीचे हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये आई का वैल्यू कम होता जा रहा है, तो आई का वैल्यू कम होता जा रहा है, बट आर बढ़ रहा है, तो बी का वैल्यू कम होता जाना चाहिए, लेकिन वो पहले वाले की इसके अकॉर्डिंग तो नहीं बढ़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों में उसमें आई कांस्टेंट था यहाँ से यहाँ तक, बट यहाँ से आगे तो आई भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये थोड़ा तेज़ी से डिक्रीज़ होगा। तो ये कुछ ऐसे, और ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, ज़ीरो तक, क्योंकि यहाँ तक आते आते जब हम पूरा लूप लेंगे तो नेट करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके बाद बाहर आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहने वाला, तो आप यहाँ पे आके R3 पे आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें हम देखें तो केवल थर्ड ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है इसमें, अ कांस्टेंट डायरेक्ट करंट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, डेंसिटी यूनिफॉर्म है यहाँ पर फ्लोइंग करंट का, है ना, इन एन इन्फिनेटली लॉन्ग कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर इन्फिनेट है, और इसके अंदर आपका एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैविटी भी है उसी कंडक्टर में, और दोनों का एक्सिस पैरेलल है, और लेकिन एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, L, मतलब दोनों की जो एक्सिस है वो L डिस्टेंस पे, L वेक्टर डिस्टेंस पर है दोनों के बीच में। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट इनसाइड द कैविटी एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैविटी, ये हमें बताना है। मतलब कि ये आपका एक सिलेंडर है लॉन्ग, और इसमें एक कैविटी है यहाँ कहीं, वो भी सिलेंड्रिकल है, तो दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो L वेक्टर के इक्वल है। तो हमें इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे, R वेक्टर पे कोई पॉइंट लेके उस पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और करंट डेंसिटी इसके अंदर हमें यूनिफॉर्म दिया हुआ है J वेक्टर, है ना, पूरे उस वायर के लिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये पूरा वायर के लिए भी ये पॉइंट अंदर है, और कैविटी के लिए भी ये पॉइंट अंदर है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैं बी लिखता हूँ, बी टोटल, मतलब अगर इस कैविटी को हम नहीं हटाते हैं, कैविटी की जगह वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो बी टोटल। अब इसमें से ये कैविटी को हमें हटाना है, तो माइनस बी कैविटी वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के लिए क्योंकि पॉइंट अंदर है, तो अंदर वाले पॉइंट पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे वो लिखते थे म्यू नॉट J वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाय 2 के इक्वल। J यहाँ पर आपका करंट डेंसिटी है, R सेंटर से मतलब एक्सिस से उसका पोजीशन वेक्टर होता है ना, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर हम देखें, ऐसे सामने से देखेंगे तो सर्कुलर दिखाई देंगे दोनों सिलेंडर्स क्रॉस सेक्शन। तो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया, ये इससे R मान लेते हैं, इससे ये R1 मान लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बी टोटल, बी टोटल हो जाएगा पूरे सिलेंडर की वजह से अंदर वाले पॉइंट पर। तो म्यू नॉट J वेक्टर बाई 2 क्रॉस R1 वेक्टर, और उसमें से हमें ये कैविटी वाला माइनस करना है, तो कैविटी वाले के लिए माइनस किया, तो म्यू नॉट J वेक्टर क्रॉस, इसके लिए R वेक्टर था डिस्टेंस ये, है ना, बाई 2। अब जो कॉमन टर्म्स है वो तो मैंने बाहर निकाल लिया, म्यू नॉट J वेक्टर बाई 2 बाहर आ गया, क्रॉस अंदर बचा R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। ओके ना, तो ये R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर, तो माइनस R वेक्टर इधर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, ये R वेक्टर R1 और माइनस R हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये माइनस R वेक्टर, तो इन दोनों का ही वैल्यू हमें चाहिए। तो ट्रायंगल और से इन दोनों का वैल्यू ये हो जाएगा, जो कि आपके सेंटर्स को ज्वाइन करने लाइन है, मीन्स L वेक्टर के इक्वल। तो यहाँ पे मैं R1 माइनस R को लिख सकता हूँ L वेक्टर, तो म्यू नॉट J वेक्टर क्रॉस L वेक्टर बाई
2, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो ये R1 और R पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, मतलब कैविटी में आप कोई सा भी पॉइंट ले लो किसी भी जगह पर, सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यही आना है, मतलब कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। तो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें क्या बोला गया है। अ हॉरिजॉन्टल मेटेलिक रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, है ना। इसका रॉड का, ये हॉरिजॉन्टल रॉड है, इसका मास हमें m दिया हुआ है, लेंथ l दिया हुआ है, इज सपोर्टेड बाय 2 वर्टिकल, तो वर्टिकली रखें मतलब ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, वर्टिकल आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, ये दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट k भी हमें दिया हुआ है, एंड नेचुरल लेंथ स्प्रिंग्स का जो है वो L0 के इक्वल है, मतलब जब उनमें कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है। करंट I इज फ्लोइंग इन द रॉड इन द डायरेक्शन सोन, मतलब इस डायरेक्शन में राइट साइड में करंट इसमें फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है यूनिफॉर्म, और ये बोला है कि रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, देन द लेंथ ऑफ ईच स्प्रिंग इन दिस स्टेट इज, तो स्प्रिंग का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा। L0 तो उसका नेचुरल लेंथ था, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा उस समय स्प्रिंग्स का लेंथ कितना होगा वो हमें बताना है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे ये रॉड है L लेंथ का, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, B अंदर की तरफ है, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो इस पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स I इंटू L क्रॉस B, तो L I के अलॉन्ग, B अंदर, तो L क्रॉस B, तो फोर्स किधर लगा ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग जाएगा, और स्प्रिंग मान लो कुछ एलोंगेट हो गए आपके, तो दोनों नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, है ना, तो दोनों में सेम एलोंगेशन आएगा, तो एलोंगेशन अगर x मान लें तो ये भी kx नीचे लगा रहा होगा, ये भी kx नीचे लगा रहा होगा, और इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स रॉड पर क्या हो जाएगा 0, तो F मतलब मैग्नेटिक फोर्स माइनस 2kx दोनों स्प्रिंग की वजह से माइनस mg, तो नेट फोर्स 0, और मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखेंगे I इंटू L क्रॉस B, L इधर B इधर, तो दोनों के जो 90 डिग्री एंगल, तो L क्रॉस B, तो L इंटू B, और साइन 90 वो 1 हो जाएगा, माइनस या इक्वल ले लेते हैं इसको 2kx प्लस mg, तो यहाँ से x कितना आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा x ILB माइनस mg बाई 2। ये तो एलोंगेशन है, बट हमसे एलोंगेशन नहीं पूछा है, हमसे लेंथ पूछा है, तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाएगा, L0 नेचुरल लेंथ था प्लस उसमें एलोंगेशन हो गया x, तो ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा IL0 प्लस ILB माइनस mg बाई 2, मीन्स दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है, तो L0 प्लस ILB माइनस mg बाई k, नॉट mg बाई k, ये यहाँ पे k भी आएगा 2k, तो mg बाई 2k, तो ILB माइनस mg बाई 2k, मीन्स सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला गया है इसमें, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी, आपका पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है v0 j कैप y एक्सिस के अलॉन्ग, है ना। इफ़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E0 I कैप x एक्सिस के अलॉन्ग है और यूनिफॉर्म है, क्योंकि E0 कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, वो भी x एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब दोनों पैरेलल है फील्ड, एक्ट ऑन द पार्टिकल इट स्पीड विल डबल आफ्टर अ टाइम, तो पूछा कितने टाइम बाद इसकी टोटल स्पीड डबल हो जाएगी। तो अभी आपका स्पीड v0 था, उसको हमें कितना करना है 2v0। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड भी x एक्सिस के अलॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी x एक्सिस के अलॉन्ग है, और इनिशियल वेलोसिटी हमें j मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग दिया हुआ है। तो हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस कंपोनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सर्कुलर पाथ करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कोई वर्क नहीं करता है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है YZ प्लेन में वेलोसिटी का, ये हमेशा v0 ही रहने वाला है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ जाएगी, तो इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट जो भी होगा उसका मैग्नीट्यूड 2v0 हो जाना चाहिए। तो मान लेते हैं t टाइम बाद स्पीड कितना हो गया, v हो गया होगा,
तो मैं लिख सकता हूँ कि जो स्पीड होगा 2v0 वो हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट v0 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से v स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 3v0 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये स्पीड इतना हो जाना चाहिए √3v0 के इक्वल। अब इस डायरेक्शन में जो स्पीड बढ़ा रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म है, तो फोर्स भी यूनिफॉर्म होगा तो एक्सीलरेशन भी आपका यूनिफॉर्म आ जाएगा इस डायरेक्शन में। कितना आ जाएगा q इंटू E0/m। अब इनिशियली इस डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं था तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ में कर सकते हैं हम। तो हमें स्पीड v करना है 0 से, इनिशियली इस डायरेक्शन में 0 था, प्लस at। तो हम v निकाल चुके हैं, किसके बराबर होना चाहिए √3v0। और एक एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास q E0/m, तो q E0/m इंटू टी। तो यहाँ से हमसे टाइम पूछा था तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो टाइम का वैल्यू हो जाएगा √3m v0/q इंटू E0। ये हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जब जो स्पीड है वो इनिशियल का डबल हो चुकी होगी। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम, √3m v0/q E0 मीन्स फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है, इन्फिनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ये आपके पास वायर है इन्फिनेटली लॉन्ग जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, एंड अ स्मॉल करंट कैरिंग लूप, तो ये स्मॉल करंट कैरिंग लूप भी है हमारे पास, आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन, है ना, ये हमें दिखा रखा है। रेडियस ऑफ द लूप इज ए, इसका रेडियस ए है, एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर फ्रॉम द वायर इज डी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डी है सेंटर का, और डी बहुत बड़ा है ना, डी बहुत बड़ा है किससे, ए से, तो इसको हम छोटा सा बहुत छोटा लूप अज्यूम कर सकते हैं। तो लूप अप्लाइज अ फोर्स एफ ऑन द वायर, तो लूप वायर पे कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स की बात करें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन से हम बोल सकते हैं जितना फोर्स लूप वायर पे लगाएगा उतना ही फोर्स वायर लूप पर लगा रहा होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं लूप की वजह से वायर पे फोर्स निकालने की जगह मैं वायर की वजह से लूप पे फोर्स निकाल लेता हूँ, है ना। और लूप यहाँ पे एक लूप मैग्नेटिक मोमेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट वाले किसी लूप के लिए अगर हम देखें तो फोर्स हमने क्या लिखा था मैग्नेटिक फील्ड में, वो फोर्स हमने लिखा था मैग्नेटिक मोमेंट इंटू dB/dr। तो लूप के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा I इंटू एरिया, एरिया क्या लिखोगे πr इसका, और r किसके बराबर था उसका, a के बराबर, है ना लूप के लिए। और b किसकी वजह से आएगा, वायर की वजह से, और r किसके अलॉन्ग है, d के अलॉन्ग, है ना। तो b हम क्या लिख सकते हैं वायर का μ0I/2πt, डिस्टेंस d था, बहुत छोटा था लूप तो उसको पॉइंट ही अज्यूम कर सकते हैं। तो ये हो गया I इंटू पाई a स्क्वायर μ0I/2πt, तो 1/d का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/d स्क्वायर आएगा। तो ये सब तो क्या है कांस्टेंट, तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा a स्क्वायर d स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल ही हमसे पूछा गया था। तो a स्क्वायर d स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स जो ये आपस में एक दूसरे पर लगा रहे होंगे। तो ऑप्शन देखें अगर हम यहाँ पर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, a/d का स्क्वायर मीन्स सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है, टू आइडेंटिकल वायर्स एंड बी ईच ऑफ लेंथ एल, लेंथ सेम है, कैरी द सेम करंट आई, वायर ए इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड वायर बी इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, एक से सर्किल बनाया है एक से स्क्वायर बनाया है हमने, है ना। और बी ए बी पी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर्स पे सर्किल और स्क्वायर के, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका रेशियो में बताना है कितना आएगा। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो पहले जो लेंथ एल मान लेते हैं हम, तो उसका रेडियस हो जाएगा 2πr, तो लेंथ को हम लिख सकते हैं 2πr के इक्वल। तो ये सर्किल आ गया हमारे पास, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड तो बी ए, वो हम क्या लिखते थे μ0I/2r के इक्वल। तो 2r का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया L/π, तो ये हो जाएगा हमारे पास μ0I/L/π, ये हमारे पास पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ओके, फिर दूसरे वायर को हमने स्क्वायर बना दिया है ना, ए रेडियस, ए उसका लेंथ है,
तो लेंथ टोटल तो वो एल ही था हमारे पास, तो टोटल लेंथ हो गया ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 4 है। तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू L/4 और यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो सेंटर तक का किसी भी वायर से डिस्टेंस कितना आएगा, ए का आधा, मीन्स इसको अगर मैं डी बोल देता हूँ तो डी हो जाएगा A/2 मीन्स L/8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर पे हम जानते हैं कि ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री बनता है और सारे वायर्स यहाँ पर सेम रहेंगे और सभी का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सेम आने वाला है। इस वाले का भी अंदर, इस वाले का भी अंदर, इस वाले का भी अंदर और इस ऊपर वाले का भी अंदर। तो किसी एक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ए लूप की वजह से 4 टाइम्स, क्योंकि चारों वायर्स का देखना है, और किसी एक की वजह से कितना आएगा, μ0I/4 पाई डी। डी ये डिस्टेंस होता है जिसका वैल्यू कितना है हमारे पास L/8 इंटू साइन थीटा 1 45 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा स्क्वायर लूप के सेंटर पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 से 4 कैंसिल, 8 μ0I/पाई और ये 1/√2 प्लस 1/√2 मीन्स √2, तो ये √2 इधर आ जाएगा। अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो ये बी था ना, तो BA/BB ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो μ0I/L, ये एक L यहाँ पे रह गया तो ये L भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बचेगा हमारे पास पाई, नीचे आ जाएगा 8√2/पाई, तो ये पाई स्क्वायर, है ना। सो आवर आंसर विल बी पाई स्क्वायर बाय 8√2, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया गया है इसमें। इसमें बोला गया 2 लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर्स, है ना। करंट कैरिंग थिन वायर्स है हमारे पास, बोथ विथ करंट आई आर हेल्ड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स। तो ये वायर्स हैं एक्चुअल में जो कि ऐसे हैं, तो सामने से हमें उनका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ओनली, ओके ना। आर इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर, इक्विलिब्रियम में है ये वायर्स, है ना। इनमें करंट फ्लो कर रहा है विद थ्रेड्स मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल, तो ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, वर्टिकल से वो थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम पर हैं। तो इनका मास पर यूनिट लेंथ हमें लैम्डा दिया गया है, तो वैल्यू ऑफ आई हमें बताना है करंट का वैल्यू कितना हो गया होगा, ओके ना। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसे दोनों वायर्स हैं, ये वायर है, ये भी वायर है ऐसे बाहर की तरफ, है ना, इनफाइनाइट, और दोनों वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, सेम डायरेक्शन में करंट है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, mg ग्रेविटी का, और टेंशन T। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ आना चाहिए, फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी का, तो ये भी हमारे पास थीटा एंगल होना चाहिए। तो अब क्योंकि ये तो इन्फाइनाइट है तो फोर्स भी इन्फाइनाइट हो जाएगा, मास भी इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो हम यूनिट लेंथ की बात कर लेते हैं, है ना। तो यूनिट लेंथ के लिए फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, μ0I/2 मतलब I²/2πt, डी यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा दोनों वायर्स के बीच का, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया। तो यूनिट लेंथ के लिए जो मास होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, λg। तो यहाँ से हमारे पास जो tan थीटा आएगा इक्विलिब्रियम वाले केस में, तो जिससे एंगल निकालते हैं वो नीचे लिख देना है हमें λg, ऊपर ये फोर्स मतलब μ0I²/2πd, और d का वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो ये लेंथ हमें l दिया हुआ है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कितना हो जाएगा l sin थीटा, ऐसे ये लेंथ डिस्टेंस भी हो जाएगा l sin थीटा, तो टोटल d कितना हो जाएगा 12 sin थीटा। तो ये हो जाएगा μ0I²/λg 2π, d का वैल्यू हो जाएगा 2 × l sin थीटा के इक्वल। तो हमें करंट का वैल्यू निकालना था, तो इस इक्वेशन को मैं करंट के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो I का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4π∆GL sin थीटा, tan थीटा को मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकता हूँ, है ना, अपॉन μ0, ठीक है। तो λg 4π L sin थीटा और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका रूट हमने ले लिया।
तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, और ये 4 मतलब 2 हो जाएगा रूट से बाहर आके, तो 2 साइन थीटा अंडर रूट में आएगा हमारे पास पाई लैम्डा जी एल अपॉन म्यू नॉट, है ना। ये वैल्यू हमारे पास करंट के लिए आ जाएगी। तो ऑप्शन में हम चेक करते हैं एक बार, एक कॉस थीटा और यहाँ पे बचा है, तो म्यू नॉट कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं अब हम, साइन थीटा बट 2 भी बाहर आता है वहाँ पर, मीन्स सेकेंड ऑप्शन पाई लैम्डा जी एल म्यू नॉट कॉस थीटा, तो ये सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, तो आज के लिए जेईई मेल में फिजिक्स में सिर्फ इतना ही। और भी अच्छे कंसेप्ट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए, नई जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।